मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 14 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का शानदार 30 प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले एक चीज़ है, मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को देखिए। निश्चित ही आपकी जीके जीएस की क्लास जो अभी कर रहे हैं 30 डेज के बाद आपका जीके जीएस बेहतरीन हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है ना। तो ऑप्शन ए है इसका क्या महानदी है, बी में है क्या नर्मदा है, सी में क्या गोदावरी, डी में क्या कृष्णा। अगर आज से पहले का जो 6-7 क्लास हुआ है, अगर उसको भी आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम, इसका स्थान क्या है, तो यह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। गोदावरी नदी, गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इन नदियों का जो बार बार लंबाई बताने के पीछे कारण एक ही है, आपको याद करवा देना। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है, महाराष्ट्र के नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और कृष्णा, कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पहाड़ी है महाबलेश्वर। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और महानदी पूछे तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आम की आम्रपाली किस्म निम्नलिखित में से किसका संकर है, यानी हाइब्रिड है। ठीक है, ऑप्शन ए में है क्या दशहरी और अल्फांस है, क्या नीलम और अल्फांसो है, सी में है क्या दशहरी और नीलम है, या डी रत्ना और अल्फांसो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि आम की आम्रपाली किस्म है ना, आम्रपाली किस्म निम्नलिखित में से किसका संकर है, हाइब्रिड है, यानी आम्रपाली जो है किसका संकर है। ठीक है, तो क्या दशहरी और अल्फास नहीं होगा, नीलम और अल्फास नहीं हो जाएगा, क्या रत्ना और अल्फास नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशहरी और नीलम। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी आप ऐसे न्यूमोनिक बना सकते हैं डीएनए से। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा दशहरी। ठीक है, एन से हो जाएगा नीलम और ए से हो जाएगा आम्रपाली। यानी आम्रपाली का जो संकर आम्रपाली किसका है, नीलम और दशहरी का। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा दशहरी जो है यह मादा जनक माना जाता है। दशहरी क्या माना जाता है, मादा जनक। और नीलम माना जाता है नर जनक। ठीक है, क्या माना जाता है, नर जनक। इसीलिए कहें इसको डीएनए न्यूमोनिक तैयार कर लीजिए डीएनए से। डी से दशहरी, और दशहरी कौन सा जनक है, मादा जनक। और एन से हो जाएगा नीलम, नीलम कौन सा जनक है, नर जनक है। और ए आम्रपाली की ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए क्या झारखंड, बी में है क्या राजस्थान, सी में है क्या आंध्र प्रदेश, डी में है क्या बिहार। तो अभी जो आंकड़ा है वो बदल के भी आ सकता है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। झारखंड में कोयला, राजस्थान में तांबा, बिहार में पायराइट्स है ना। और बिहार में अभी सबसे बड़ा भंडार भी है किसका, सोने का। कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। 5, क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो करंट किस महासागर में बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है। तो सबसे पहले तो ये एक ध्यान रखिएगा कि क्यूरोसियो कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। ठीक है, तो यह कहाँ किस महासागर के, क्या अटलांटिक ओशियन है, क्या इंडियन ओशियन, या पैसिफिक ओशियन, या आर्कटिक ओशियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। बी प्रशांत महासागर में भी अगर कभी कभी अगर मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर में, किसमें, उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो धारा बहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका भी क्वेश्चन आप पहले व्याख्या, अगर पहला क्लास किए होंगे आप लोग इससे पहले का क्लास, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि व्याख्या पहले भी कर चुका हूँ। क्या रेड सॉइल होगा? बिल्कुल नहीं। क्या तराई मिट्टी होगा? हाँ, तराई मिट्टी पाया तो जाता है बिहार में, लेकिन कहाँ पे? पर्वतपदीय क्षेत्र में है ना तराई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है तराई मिट्टी पर्वतपदीय, कहने का मतलब है उत्तर बिहार का क्षेत्र। किसमें? उत्तर बिहार का क्षेत्र, जैसे पश्चिम चंपारण का उत्तर क्षेत्र हो गया है ना। उसके बाद क्या है? ये दलदली मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। ठीक है, कौन सा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पूरे भारत की बात करें तो कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? 43% है। और सतही भूमि की बात करें तो 40% मृदा केवल जलोढ़ मृदा है। कितना? 40% मृदा केवल जलोढ़ मृदा है। ठीक है। अच्छा, ये दलदली मृदा है, ये भी तराई के आसपास यानी उत्तर बिहार में ही पाया जाता है, दलदली मृदा भी। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 7, बी में है 8, सी में है 9, डी में है 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, 8 हो जाएगा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 हो जाएगा। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम क्या हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ये आपको कठिनाई होती है याद रखने में, तो इसका एक न्यूमोनिक तैयार कर लीजिए। इसका न्यूमोनिक क्या हो जाएगा? गूरम सीजे बटम। ठीक है, गूडम सीजे बटम, इसका एक क्या हो जाएगा? न्यूमोनिक तैयार हो जाता है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। गु से क्या हो जाएगा? गुजरात। आर से क्या, और र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। मो से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी एच से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ब से क्या हो जाएगा? बंगाल। तो से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और म से क्या हो जाएगा? मिजोरम। म से क्या हो जाएगा? मिजोरम। और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वेंस में है कि पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सीक्वेंस में है। ठीक है, गूरम सीजे बरम, सॉरी बटम। तो क्या हो जाएगा? गु से गुजरात, आर से र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, सी एच से छत्तीसगढ़, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तो हालांकि आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले, है ना, कभी पूछ ले। तो आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप कहीं से सर्च करके या फिर किसी किताब से देख करके इसका आंसर दीजिएगा। कर्क रेखा सबसे अधिक भारत के किस राज्य से होकर सबसे अधिक गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है, सबसे अधिक गुजरती है किस राज्य से, और कितना किलोमीटर गुजरती है, और सबसे कम किस राज्य में है? ये भी आप आंसर करके बताइएगा। अगर नहीं बता पाए तो मैं कल इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, कल के सेशन में। चलिए देखते हैं आज का अगला सेशन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, याद कीजिए, सैडल पिक कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कल के ही सेशन में आया था। ऑप्शन ए, क्या ग्रेट निकोबार पर है, क्या मिडिल अंडमान में है, क्या लिटिल अंडमान में है, या नॉर्थ अंडमान में? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किस अंडमान में स्थित है? तो यह जो है, यह किस में है? उत्तरी अंडमान में है। किस में है? उत्तरी अंडमान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? सैडल पीक कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में। और ये सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? देखिए, इसका एनसीईआरटी के अनुसार 732 मीटर, या आप इसको 737 मीटर भी कहीं कहीं देख सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नॉर्थ अंडमान। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, माफ कीजिए, ये शायद इसका डुप्लीकेट हो गया है। ये क्वेश्चन अभी करा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशहरी एंड नीलम। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल और बारिश वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन क्या? समताप मंडल में, बी में क्षोभ मंडल में, सी में मध्य मंडल में, डी बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। मध्य मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। क्या कहता है? ताप मंडल भी कहा जाता है।
लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सभी मौसमी जितनी मौसमी घटनाएं हैं, चाहे वो बारिश हो, बादल हो, मेघ गर्जन हो, सभी कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसका अंग्रेजी भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आप समताप मंडल की जगह पे हिंदी में ही स्ट्रेटोस्फेयर लिख के आता है, हिंदी में ही ट्रोपोस्फेयर लिख के आता है, वहाँ सप्ताप मंडल या क्षोभ मंडल नहीं लिख करके आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। सप्ताप समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। क्या है, ओजोन लेयर, ठीक है। और यह सबसे शांत मंडल है, इसीलिए इसमें वायुयान जेट उड़ाने के लिए इस परत को सबसे उपयुक्त माना जाता है। मध्य मंडल, मध्य मंडल के बारे में क्या कथन सही हो सकता है। मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा मंडल मंडल है। मध्य मंडल क्या है, मेसोस्फीयर सबसे ठंडा है। अच्छा, थर्मोस्फीयर, रेडियो तरंग जो हमें वापस लौट करके आती है इसी मंडल से आती है, थर्मोस्फीयर से ही लौट करके आती है। और मध्य मंडल सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इम्पोज प्रेसिडेंस रूल इन अ स्टेट, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370, ठीक है। 352 में क्या है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यहीं पर क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 356 में ही क्या है, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। इसका आंसर हम पहले कई बार कर चुके हैं। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था, है ना, किस राज्य में लगा था, बिहार में कितनी बार लगा, सबसे पहली बार कब लगा, मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये सभी मैं पहले करवा चुका हूँ इसका डिस्कशन। तो सेशन को बिना लंबा किए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के स्थायी अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अगर आप पहले का सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे, डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, इसके स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। और सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। और स्थायी अध्यक्ष कब कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही क्या 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट डेट्स और भी है जिसको आप निमोनी की तरह याद रख सकते हैं। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, जिसकी स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। और वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना था, याद रखिएगा। वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का क्या बना था, आधार बना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया है। यूएसए से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो डीपीएसपी का विचार है ना, सबसे पहले समझिए अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और वाइस प्रेसिडेंट है ना, यानी उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और इस अमेरिका से और क्या लिया गया है, और बहुत कुछ लिया गया है। न्याय से संबंधित जितनी बातें हैं वो सभी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से ही लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। प्लस में राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ठीक है। 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो आयरलैंड से लिए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से एक और चीज लिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। सोवियत संघ, सोवियत संघ या सुनते ही ध्यान आना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का कहाँ से लिया गया है, यहाँ से यूएसएसआर से ही, सोवियत संघ से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड इसे कहाँ से लिया था, आयरलैंड इसे स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के ए के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? क्या 44वां संविधान संशोधन, क्या 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या 130वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को, मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए, यहाँ स्पेस कम है और लिखने में भी कठिनाई हो रही है, तो केवल ध्यान से सुनिए, आपको सारे चीज समझ में आ जाएंगे अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा करके इसे 300 के क में डाल दिया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, जिसे 44वां संविधान संशोधन के तहत उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था, 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और चलते हैं आगे, 86वां संविधान संशोधन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। किसके तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 21 ए के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन क्या था कि लोकसभा में मंत्री परिषद का जो आकार है वह पहले 91वां संविधान संशोधन से पहले यानी 2003 से पहले, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। 2003 से पहले क्या होता था कि मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, या फिर इसका ना एक और डिमेरिट होता था कि जैसे और भी जो सदस्य होते थे जो जीत करके संसद में जाते थे, लोकसभा में जाते थे, उनमें एक लालच सा भर गया हुआ था कि अगर हम इनसे छोड़ करके उस पार्टी में जाते हैं मुझे कोई मंत्री पद मिल जाएगी, ऐसी चीजें हो रही थी। जिसके बाद 91वां संविधान संशोधन आता है और इस 91वां संविधान संशोधन 2003 आता है और इस संविधान संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार 15% सुनिश्चित कर दिया। मंत्री परिषद का आकार क्या कर दिया, 15% सुनिश्चित कर दिया। हाँ, और एक चीज इसमें प्लस पीएम, ठीक है, पीएम सहित इसका जो आकार हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 15% हो जाएगा। 130वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 130वां संविधान संशोधन कब आया था, यह आया था 2019 में। कब आया था, 2019 में। 130वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ईडब्ल्यूएस से। किससे, ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, किससे, 130वां संविधान संशोधन के तहत ही इसे क्या किया गया था, 10% का आरक्षण किया गया, आरक्षण दिया गया था। और संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी इसके तहत बदलाव किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद में इसके तहत क्या किए गए थे, बदलाव किए गए थे। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, तो 15 के 6 में भी चेंजेस हुए थे और 16 के 6 में भी चेंजेस किए गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में है राज्य के राज्यपाल, या डी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होगा नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस राज्य के राज्यपाल। कौन करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल। और इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165, 165। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल है किसमें, 76 में, किसमें है, 76 में, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर राज्य में महाधिवक्ता होता है, क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। और इसकी जो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से महान्यायवादी जी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं, उसी तरह से महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकारिया आयोग, सरकारी लिख दिया यहाँ पर है ना, सरकारिया हो जाएगा, ठीक है। सरकारिया कमीशन का गठन किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था, किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ए में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं, विधायिका और कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका और कार्यपालिका नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य संबंधित। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंधित, ठीक है।
अच्छा, केंद्र और राज्य संबंधी मामलों के लिए कई सारी समिति का गठन किया गया था, कई सारे कमेटी का गठन किया गया था। जैसे सबसे पहले क्या था, फर्स्ट एआरसी क्या था, एआरसी यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग। यह कब आया था, 1966 में। कब आया था, 1966 में। किसके द्वारा, मुरारजी देसाई के द्वारा, मुरारजी देसाई के द्वारा। उसके बाद कौन सा आयोग था, उसके बाद था कौन सी समिति, राजमन्नार। कौन थी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति यह कब की है, यह है 1969 की, 1969 की समिति है राजमन्नार समिति, 1969 की है, ठीक है। और यह किसकी अध्यक्षता में आया था, यह आया था पीवी राजमन्नार के, ठीक है, पीवी राजमन्नार के। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सरकारिया, ठीक है, सरकारिया। सरकारिया आयोग कब बना था, सरकारिया आयोग बना हुआ था 1983 में, 1983 में। किसके अध्यक्षता में, रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में। और यह रिपोर्ट अपना कब सौंपा था, 1988 में, 1988 में। कहीं कहीं पे यह 87 भी लिख देता है, लेकिन इसका राइट आंसर 1988 होगा। सरकारिया आयोग के बाद एक और आयोग आई थी, जिसका नाम था पुंछी आयोग। कौन सी, पुंछी आयोग, ठीक है, पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग कब आया था, तो पुंछी आयोग आपको पहले सेशन में भी बताए हुए हैं, इससे पहले वाली सेशन में 2007 में। कब आया था, 2007 में, ठीक है। और यह अपना रिपोर्ट कब सौंपता है, 2010 में, ठीक है। तो ये था अ, केंद्र और राज्य संबंधित मामलों के लिए जो समिति बैठी थी या आयोग बैठा था, वो सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य संबंधित मामलों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। चुनाव लड़ने के लिए, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है ना, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 यानी 35 साल। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ होना चाहिए था किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने के लिए। राज्यपाल का चुनाव होता है क्या, नहीं होता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, कहीं पर सुने हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 155। किस में है, आर्टिकल 155 में है, ठीक है। और आयु सीमा 35 वर्ष, आयु सीमा क्या है, 35 वर्ष। बाकी इसके लिए जो योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए, नागरिकता, भारत की नागरिक होने चाहिए, संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर न होने चाहिए, है ना। यही सब इसकी क्या है, योग्यता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेंट इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची नहीं, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, ठीक है, भाषा से। मूल संविधान में कितने भाषा थे, मूल संविधान में 14 भाषा थे। कितने भाषा थे, 14। वर्तमान में कितने हैं, 22। 9वीं अनुसूची, तो ये था पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951, किससे, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। प्रधानमंत्री जी कौन थे, राजीव गांधी जी, और इनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992। और यह किससे संबंधित था, पंचायती राज से। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की शक्ति किसके पास है। देखिए राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या मुख्यमंत्री के पास है, नहीं। क्या स्पीकर के पास है, नहीं। क्या राज्यपाल के हैं, हाँ। जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति भंग करते हैं, उसी तरह से विधानसभा में राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 174 के 2 के तहत, 174 के 2 के तहत। किसके तहत, 174 के 2 के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर पेश किया था। बेसिक स्ट्रक्चर ये तो पहले भी पढ़ाए हुए हैं, ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस, है ना, केशवानंद भारती केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब का था, 1973 का। कब का था, 1973 का, ठीक है, केशवानंद 1973। अच्छा, गोलकनाथवाद कब का है, 1967 का, 1967 का है। गोलकनाथवाद किसका है,
1967 का। उसके बाद कौन है, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स बाद कब का है, ये तो सबको याद होना चाहिए, 1980 को, 1980 को। और ए के गोपालन केस यानी ए के गोपालन मामला कब का है, यह था 1950 से। और यह जो बात था, यह किससे था, यह था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या के लिए, है ना। कौन सा, ए के गोपालन मामला, ठीक है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के स्थापना किसने की। ऑप्शन में है ज्योति राव फुले, बी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में है जगजीवन राम, डी हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। और यह स्थापना कब की गई थी, 1942 में। कहाँ पर, नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, नागपुर में। किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकरों के द्वारा। और यह दलितों का, यह जो है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, AISCF, ठीक है, कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, नागपुर में। कहाँ की गई थी, नागपुर में। कब, 1942 में, ठीक है। और यह दलितों की पहली अखिल भारतीय राजनैतिक दल थी। क्या थी, पहली अखिल भारतीय राजनैतिक दल थी, ठीक है। और इसको 1942 में तो इसका गठन किया गया था, लेकिन 1956 में, 1956, ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, कौन सा कलर लो, ग्रीन ले लेते हैं। 1956 में इसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। जैसे आप अभी सुनते हुइएगा किस पार्टी के बारे में, तो आप RPI के बारे में सुनते हुइएगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, आरपीआई के बारे में सुनते रहिएगा। यह कोई नया संस्था नहीं था, बल्कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन AISCF ही था, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था 1956 में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Who was the Viceroy of India when the partition of Bengal took place in 1905? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड मिंटो नहीं। अच्छा, मिंटो किस समय था, याद कीजिए, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड कर्जन 1905, बिल्कुल 1905, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। याद है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1911 में, याद है। इनसे संबंधित कौन सा मामला है, तो बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था, बिहार को अलग किया गया था। और लॉर्ड इरविन के समय का सबसे मुख्य घटना क्या था, साइमन कमीशन वाली, है ना। कौन सी, साइमन कमीशन वाली। चलिए देखते हैं, हालांकि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल बड़ी लंबा चला था। इसके बाद है आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बिहार के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को लोकप्रिय रूप से बिहार विभूति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार विभूति किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी में श्री कृष्ण सिन्हा, सी में जयप्रकाश नारायण, या डी बसावन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा। और यह बिहार के प्रथम वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। बिहार के पहले वित्त मंत्री कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आजादी के बाद। याद रखिए, बिहार विभूति किसे कहा था, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा। उसके बाद क्या है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। याद रहेगा, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा, ध्यान रखिए, 2 बार 3 बार इसको ध्यान रखिए और अच्छे से सुनिए। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। और अगर बिहार केसरी कहे तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया, हिंदी में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान नेपाल के जंगलों में आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, है ना। आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, ठीक है। तो आजाद दास्ता का जो गठन है, आजाद दास्ता का गठन क्या राम मनोहर लोहिया जी किए थे, नहीं। क्या जयप्रकाश नारायण जी किए थे, क्या अरुणा सफाली जी ने की थी, या युगेंद्र शुक्ल ने की थी, युगेंद्र शुक्ला ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजाद दास्ता का गठन किया था ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, याद है, पटना के हजारीबाग से एग्जाम के केवल 20 दिन पहले पहले कॉलेज छोड़ने वाले व्यक्ति
जेल से फरार हो जाते हैं। दिवाली की रात है ना, दिवाली की रात ये व्यक्ति जेल से फरार हो जाते हैं। क्यों कहिएगा, जेल कैसे चले गए? तो जेल गए थे, याद कीजिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 9 अगस्त को, है ना। उसके बाद इन्हें हजारीबाग जेल में कैद करके रख दिया गया, जिसके बाद ये अपने सहयोगी मित्र के साथ भाग निकले और नेपाल में बकरी के टापू पे, है ना, आजाद दस्ता का गठन किए थे। बकरी के टापू पे आजाद दस्ता का गठन किए थे। आजाद दस्ता क्या है? बेसिकली आजाद दस्ता युवाओं को छापामार युद्ध सिखा रही थी, जो अंग्रेजों को जितना क्षति पहुंचा सके, है ना, जितना क्षति पहुंचा सके, ठीक है। और इसमें क्या है, इस आजाद दस्ता में राम मनोहर लोहिया जी भी शामिल थे, है ना, युगेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए थे, नित्यानंद सिंह जी भी शामिल हुए थे, ठीक है, नित्यानंद जी भी शामिल हुए थे। अच्छा, राम मनोहर लोहिया से मुझे एक चीज याद आ रही है। राम मनोहर लोहिया ये वही व्यक्ति है जिन्होंने गुप्त रेडियो का संचालन किया था 1942 में। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन बन सकता है। राम मनोहर लोहिया 1942 में गुप्त रेडियो है यानी अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन किया और राष्ट्रवाद समाजवाद की विचारधारा को क्या किया था? मजबूत किया था, ठीक है। इस इनसे एक चीज और याद आ रही है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कौन है? इन्होंने, याद कीजिए, 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने भूमिगत होकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी किया था। क्यों? क्योंकि शीर्ष नेता पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। युगेंद्र शुक्ल कौन थे? युगेंद्र शुक्ल कौन थे? तो युगेंद्र शुक्ल भी आजाद दस्ता के ही मेंबर थे या गठन किए थे। जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही ये भी भागे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। 1923 में चितरंजन दास और किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। और ये स्वराज पार्टी के सचिव भी थे और अध्यक्ष कौन थे? स्वयं चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है आज का अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 12 जून 1905 को। मैं जितने भी डेट लिखते जा रहा हूँ, अगर संभव हो तो आप उसे याद करने की कोशिश, संभव क्या, आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है लगातार पढ़ना, है ना, रिवीजन करना। आप कितना भी क्लास कर लीजिए, यदि आप अपने नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 12 जून 1905 को, 12 जून 1905 को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी? है ना, इंडिया लिखे थे ना, होगा जी, लिखी थी हो, यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? ठीक है, क्या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था? नहीं। क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने? नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है, यह इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किन किन की? मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मौलाना अबुल कलाम आजाद की, आजाद का आत्मकथा क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, क्या एनी बेसेंट, क्या सरोजनी नायडू, क्या नेली है? ये गलत है, नलिनी है ना, नलिनी सेन गुप्ता है ना, नलिनी नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, या फिर अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। यह कब बनी थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, है ना। वाली पहली माफ कीजिएगा, सॉरी, पहली भारतीय महिला कह रही है ना, तो पहले भारतीय महिला हो जाएगी, एनी बेसेंट नहीं होंगी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। भारतीय महिला कहे तो सरोजनी नायडू कब कब बने थे अध्यक्ष? 1925 में। कहाँ? कानपुर में, है ना। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट जी, 1917। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने एक बार की थी, है ना। क्या कानपुर अधिवेशन 1925 अभी बताएं कौन किए थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, है ना। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की ही थी। किसकी? उत्तर प्रदेश की ही थी, ठीक है। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बी, बेलगाम सेशन 1924। उसके बाद ऑप्शन सी, लाहौर सेशन 1929। डी, कराची 1931। कराची की अध्यक्षता सरदार पटेल 29। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 जवाहरलाल नेहरू। 24 में महात्मा गांधी जी। और इनका यह आखिरी और अंतिम सेशन था, है ना। ये पहले सेशन था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा करके ये भी पूछ सकता है आपसे कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो अधिवेशन कौन सा था? 1901। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दिनसा एडुल्बी बाचा। यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे, जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, है ना। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह ही वो आंदोलन था जहां इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं से याद आया, महिलाओं से सबसे पहले क्या आता है कि महिला को जुटाने में सबसे बड़ा जो योगदान था इस बारदोली सत्याग्रह में, वो था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। किसका? कस्तूरबा गांधी। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। केवल एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी। तो बारदोली सत्याग्रह में जो महिला को जुटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो थे कस्तूरबा गांधी। और एक व्यक्ति थी जिनका नाम था मणिबेन पटेल। कौन थे? मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल, ठीक है, मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल। और ये दोनों ने मिलकर के बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं को एकत्रित करने में सफल हुई थी। ये मणिबेन पटेल कौन है? मणिबेन पटेल यह वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। कौन थी? पुत्री। कौन थे? पुत्री थी, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। मैं, जैसा आप लोग जानते हैं, डेली मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जाता हूँ। क्वेश्चन है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और उन्हें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, है ना। तो इसका राइट आंसर आप बता करके जाइएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्वेश्चन का प्रकार कैसा लगा है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है ना, सब बता करके जाइएगा कमेंट में। आपके एक कमेंट हमारा बहुत सारे हौसलों को बढ़ाता है। छोटे से कंटेंट को बनाने के लिए बहुत से समय देने पड़ते हैं। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।